हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं सीए शमसिल आरफीन एक बार फिर आप सब लोगों का स्वागत कर रहा हूं इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर कोर्स में। और फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर चल रहा था टीडीएस की हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कवर कर लिए थे और आज हम आए हैं पार्ट 3 में। अभी तक हमने टीडीएस की जर्नी में ये देखा हुआ है कि टीडीएस एक्चुअल में होता क्या है, इसकी ड्यू डेट क्या होती हैं, किस ड्यू डेट में टीडीएस का रिटर्न फाइल किया जाता है, और अगर टीडीएस रिटर्न को टाइम से ना फाइल किया जाए तो क्या क्या इंटरेस्ट या पेनाल्टीज लगती हैं। आज हम देखने वाले हैं कुछ स्पेसिफिक प्रोविज़न और आज का लेक्चर होने वाला है बहुत इम्पॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि आज हम वो स्पेसिफिक पेमेंट्स देखते हैं जिन पर टीडीएस एक्चुअल में डिडक्ट किया जाता है। फ्रेंड्स, हम लोग डे टू डे लाइफ में बहुत से पेमेंट करते हैं। कई बार हम मोबाइल परचेस करने जाते हैं, हमारा घर बनता है तो हम कॉन्ट्रैक्टर को पैसे देते हैं, या हम कोई चीज़ परचेस कर रहे हैं या कोई सर्विस ले रहे हैं, तो क्या हम टीडीएस काटते हैं? नहीं काटते हैं। क्या हमें कोई पेमेंट मिलता है तब टीडीएस कटता है? सर, कभी कभी कटता है, कभी कभी नहीं कटता है। कभी बैंक टीडीएस काट लेता है, कभी सैलरी में से टीडीएस कट जाता है। तो हमें ये नहीं पता है कि किन किन पेमेंट्स में कब कब टीडीएस कटता है। तो आज हम वही देखने वाले हैं, वो कौन कौन से पेमेंट हैं, वो कौन कौन से अमाउंट है जब वो पे किया जाता है तो उसके ऊपर टीडीएस की लायबिलिटी अराइज हो जाती है। तो आज हम देखेंगे नेचर ऑफ पेमेंट ऑन विच टीडीएस टू बी डिडक्टेड, कौन कौन से पेमेंट हैं जिनके ऊपर टीडीएस काटा जाता है, टाइम ऑफ डिडक्शन क्या होता है, टीडीएस काटा कब जाता है, किस रेट से टीडीएस काटा जाता है, रेट ऑफ टीडीएस क्या होता है, और टीडीएस को कौन काटता है। ठीक है, तो हम ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल भी डिले नहीं करते हैं, सीधे चलते हैं अपने मेन पार्ट की तरफ। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि टीडीएस को कब काटा जाता है, टाइम ऑफ टीडीएस डिडक्शन। सो फ्रेंड्स, कुछ सेक्शंस हैं, ये अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर सेक्शन 193, 194 ए, सी, डी, जी, एच, आई, आई ए, आई बी, आई सी और जे। अब आप कहोगे सर, आप तो हमें ABCD पढ़ा रहे हो। नहीं, ये वो सेक्शन है जिनके अंडर में टीडीएस काटा जाता है। सर, ये सेक्शन क्या है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक कह सकते हो समरी है यहाँ पर कि ये जो सेक्शन मैंने अभी देखे हैं, मैंने आपको बताए हैं 193, 194 ए, 194 सी, 194 डी, जी, एच, आई, ये सब, अगर इन सेक्शन के अंडर में कोई पेमेंट कर रहा है तो उसको टीडीएस काटना है। और टीडीएस कब काटना है? तो लिखा हुआ है एट अ टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ अकाउंट, जिस समय आप उसका अकाउंट क्रेडिट कर रहे हैं उस वक्त, या फिर डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। दोनों डेट को सामने रखिए, दोनों डेट में जो डेट पहले पड़ जाए उस दिन आपको टीडीएस काट लेना है। किस में? ये जो पहला सेक्शन है इसमें। अगर आप टीडीएस काट रहे हैं किसमें? 192, 192 ए, 194, 194 बी, डबल बी, डी ए, ई, एल ए, अगर आप इस सेक्शन में टीडीएस काट रहे हैं तो फिर आपको कब टीडीएस काटना है? ऑन द डेट ऑफ पेमेंट। तो ये दो सेक्शन का बाइफर्केशन है। अगर आप पहले वाले सेक्शन में फॉल कर रहे हैं तो एट द टाइम ऑफ क्रेडिट, डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, और अगर आप दूसरे वाले सेक्शन में फॉल कर रहे हैं तो ऑन द डेट ऑफ पेमेंट। ये है वो टाइम जब कोई पर्सन किसी को कोई सम पे कर रहा होता है तो उस अमाउंट में से टीडीएस काट लेता है। ठीक है, नोट लिखा हुआ है अकाउंट टू होम, अकाउंट टू विच सम इज क्रेडिटेड मे बी कॉल्ड सस्पेंस अकाउंट और बाय एनी अदर नेम। इसको आप सस्पेंस अकाउंट भी बोल सकते हो जिसमें पेमेंट क्रेडिट हो रहा है, या फिर एनी अदर नेम, जो भी आप नाम देना चाहो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। ठीक है, तो ये कोई उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो ये है फ्रेंड्स, वो जब आप टीडीएस काटते हो तो किस दिन आपको टीडीएस काटना है, ये प्रोविज़न हमें वो बता रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। तो अब हम देखते हैं एक एक करके ये सारे सेक्शंस कि इन सेक्शंस का मतलब क्या है और इसमें कब कब टीडीएस काटा जाता है। तो सबसे पहला सेक्शन जो आता है वो आता है 192 और वो होता है सैलरी।
सैलरी में से जो टीडीएस कटता है ये बहुत कॉमन है, हमें पता ही होगा। कई बार हमारे पेरेंट्स का या हमारे घर में कोई काम कर रहा है, उसको सैलरी आ रही है, तो आपने अक्सर सुना होगा कि सैलरी में से टीडीएस कट जाता है। तो आज हम देखते हैं कि वो टीडीएस क्यों कटता है, कैसे कटता है। तो सबसे पहले ये टीडीएस काटता कौन है, कौन डिडक्टर होता है? तो सिंपल सी बात है, जो आपको सैलरी पे कर रहा है, यानी कि आपका एम्प्लॉयर। जो आपका एम्प्लॉयर है वो सैलरी पे करेगा, उसमें से टीडीएस काटेगा। ठीक है, तो किसका कटता है टीडीएस? एम्प्लॉयज का। ठीक है, अच्छा इसकी क्या कोई एग्जम्पशन लिमिट है? तो यस, देखिए हमें पता है कि 2.5 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है। 2.5 लाख तक सैलरी मिल रही है, कोई टैक्स नहीं है। तो जब इनकम पर कोई टैक्स नहीं है तो आपके ऊपर टीडीएस भी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आपकी इनकम 2.5 लाख या उससे कम है, तो आपको कोई टीडीएस नहीं कटेगा। टीडीएस तभी कटेगा जब आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर होगी। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। सर रेट ऑफ टीडीएस क्या होता है? 5th पॉइंट। तो रेट ऑफ टीडीएस क्या होता है? यहां पर हम एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकालते हैं। हम निकालते हैं टोटल इनकम टैक्स ऑन टोटल इनकम यूजिंग स्लैब रेट। अब स्लैब रेट यूज करके हम टैक्स कैसे निकालते हैं, ये हमने अपने पहले लेक्चर में ही कवर कर लिया था। जो हमारे शुरुआती लेक्चर थे कोर्स के, उसमें हमने ये कवर कर लिया है। आपने अगर नहीं देखा है तो आप वो लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो हमें टोटल इनकम टैक्स निकालना है, उसको डिवाइड करना है किससे? टोटल इनकम से। तो ये हमारा एवरेज रेट निकल के आ जाएगा। हर महीने जितना भी आपको सैलरी मिल रही है उसी में से टीडीएस कटता रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज जो टैक्स निकल के आया टोटल इनकम पे, वो निकल के आया 1 लाख, और आपकी साल भर की टोटल सैलरी या टोटल इनकम कितनी है? वो है 10 लाख। तो 1 लाख को 10 लाख से डिवाइड किया, कितना आ गया? 10%। तो अब हर महीने जब आपकी सैलरी आएगी तो उसमें से एवरेज रेट यानी कि 10% से टीडीएस कटता रहेगा, 12 महीने तक कटता रहेगा। ठीक है, तो ये है इसका कॉन्सेप्ट कि एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकालेगा कब? अप्रैल में ही। जितना निकल के आ गया 5%, 10%, 12, 15%, उतने ही रेट से हर महीने आपका टीडीएस सैलरी में से कटता रहेगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक हो गया, आगे चलें। अगला पॉइंट कह रहा है इंक्लूजन ऑफ इनकम्स एंड लॉसेस फ्रॉम अदर हेड्स। हमें पता है 5 हेड होते हैं। तो जब टीडीएस काटा जाएगा तो ये देखने के लिए कि जो आपकी इनकम है वो 2.5 लाख से ऊपर है कि नहीं है, इसमें सिर्फ सैलरी इनकम को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। जो 5 हेड हैं आपके, 5 हेड्स को मिला के देखा जाएगा कि जो आपकी इनकम है वो 2.5 लाख से ऊपर है कि नहीं है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि एम्प्लॉयर शैल कंसीडर इनकम फ्रॉम ऑल हेड्स। ठीक है, और अगर कोई लॉस हो रहा है हाउस प्रॉपर्टी से तो वो भी। ये सारी चीज़ों को देखा जाएगा, तब देखा जाएगा कि आपकी टोटल इनकम कितनी आ रही है। फिर उन टोटल इनकम पर टैक्स निकाला जाएगा, उसको डिवाइड किया जाएगा टोटल इनकम से, और एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकाला जाएगा। तो सैलरी में से जब टीडीएस कटेगा तो इसके लिए सिर्फ सैलरी हेड की इनकम कंसीडर नहीं की जाएगी। जितने हेड्स होते हैं इनकम टैक्स की, उन सारे हेड्स की इनकम को कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, ओके। आगे अगला जो पॉइंट है वो कह रहा है कि टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट। कई बार एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम करता है तो जो एम्प्लॉयर होता है उसको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट देता है जिसको हम बोलते हैं परक्यूजिट। तो वो परक्यूजिट वो भी टैक्सेबल होती है। तो कई बार क्या होता है कि उसके ऊपर एम्प्लॉयर अपनी जेब से टैक्स पे कर देता है। तो अगर कोई परक्यूजिट मिली है किसी एम्प्लॉय को और एम्प्लॉयर ने उसके ऊपर टैक्स जमा कर दिया है तो उस टैक्स को ही टीडीएस माना जाएगा। ये समझ लीजिए, कोई परक्यूजिट मिली, एम्प्लॉयर ने उसके ऊपर टैक्स जमा कर दिया तो उसको ही टीडीएस मान लिया जाएगा। फिर अलग से टीडीएस काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था सैलरी हेड में, मतलब जब आपको सैलरी मिलती है तो उस पर जो टीडीएस कटता है वो ये कॉन्सेप्ट है। उसका सेक्शन है 192। अगर आपकी टोटल इनकम 2.5 लाख से ऊपर रहेगी तो ही टीडीएस कटेगा, ये बात ध्यान रखिए। और टोटल इनकम कैसे निकालेंगे? सारे हेड्स की इनकम को मिला करके। ठीक है फ्रेंड्स, कोई कंफ्यूजन नहीं है, आगे चलें। अगला जो सेक्शन है वो है 192A, और ये किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है?
लिखा हुआ है प्री मैच्योर विड्रॉल्स फ्रॉम एम्प्लॉयज पीएफ प्रोविडेंट फंड। जब आप कहीं जॉब करते हो तो आपका एक प्रोविडेंट फंड होता है, ठीक है, सैलरी से कटता है, हमें पता है पीएफ वगैरह कटता है, पीएफ का अलग कॉन्सेप्ट होता है, हमें सबको पता है कि पीएफ कटता रहता है। तो वो पीएफ जो कटता है वो हमारे पीएफ अकाउंट में जमा होता रहता है, डिपॉजिट होता रहता है। एक लिमिट होती है कि आप कुछ टाइम से पहले पीएफ का पैसा नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। वो लिमिट होती है 5 साल। 5 साल से पहले आप अपने पीएफ का पैसा नहीं निकाल सकते हैं। अगर आपने 5 साल से पहले अपने पीएफ का पैसा विड्रॉ किया, कट जाएगा टीडीएस। ये उसी की बात कर रहा है। कौन काटेगा? डिडक्टर कौन होगा? ट्रस्टी होगा। जो पीएफ का ट्रस्टी होगा वो टीडीएस काटेगा, एम्प्लॉय का काटेगा, प्री मेच्योर विड्रॉल कर रहे हो उसके ऊपर काटेगा। और यहाँ पर कोई एवरेज नहीं निकालना है, सीधे रेट दे रखा है, सेक्शन ने रेट दे रखा है 10% से। 1 लाख रुपए निकाल रहे हो पीएफ से, 10,000 रुपए टीडीएस कट जाएगा 10%। 2 लाख निकाल रहे हो पीएफ से, 20,000 टीडीएस कट जाएगा। आपके हाथ में आएगा 1,80,000। ठीक हो गया जी। और अगर आपका पैन नहीं अवेलेबल है तो हमने जो टीडीएस का पार्ट 2 था उसमें क्या पढ़ा था, अगर पैन नहीं होता है तो 20% से टीडीएस कटता है, या कोई हायर रेट जो किसी एक्ट में लिखा होता है, ठीक है। तो ये आप प्रीवियस लेक्चर में हमारे देख सकते हैं कि अगर पैन नहीं होता है तो फिर टीडीएस किस रेट से कटता है, ठीक है। तो अगर पैन है तो रेट ऑफ टीडीएस 10%, पैन नहीं है तो फिर 20%, या कोई अगर रेट लिखा हुआ है तो उस रेट से, ठीक है। अच्छा, क्या सर कोई लिमिट भी है? लिखा हुआ है कि अगर आप पीएफ से पैसा निकाल रहे हो कितना, 50,000 से कम, 49,999 तक, ठीक है। तो अगर आप 50,000 से कम निकाल रहे हो पीएफ से तब कोई टीडीएस नहीं कटेगा। तो अगर आप 5 साल से पहले पीएफ का पैसा निकालना चाह रहे हो और आपका जो पीएफ का पैसा है वो है 30,000, 35,000, 40,000, 45,000, मतलब 50,000 से कम है, तो बिंदास निकालो, कोई टीडीएस नहीं कटेगा। जैसे ही 50,000 या इससे ऊपर जाएगा 10% टीडीएस कट जाएगा, सिंपल, ठीक है। अच्छा, नीचे कुछ कंडीशन है कि जो 5 साल की लिमिट है ये कैसे कैलकुलेट करनी है, तो वो आप एक बार पढ़ लेना, कोई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस हमें मोटा मोटा ये जानना है कि जब हम पीएफ का पैसा विड्रॉ करते हैं टाइम से पहले तो 10% टीडीएस कट जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन 194A, और ये डील करता है इंटरेस्ट के साथ, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। तो बेसिकली ये बात कर रहा है बैंक के इंटरेस्ट की। हम बैंक में एफडी रखते हैं या फिर सेविंग बैंक का अकाउंट ओपन करते हैं, उसके ऊपर हमें मिलता है इंटरेस्ट, उसके ऊपर भी टीडीएस कटता है। सर कब कटेगा, आइए देखते हैं। तो डिडक्टर कौन होगा? लिखा हुआ है ऑल पर्सन, ऑल पर्सन, लेकिन अदर देन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। इंडिविजुअल एचयूएफ के अलावा कोई भी पर्सन होगा वो टीडीएस काटेगा। अच्छा, तो क्या सर इंडिविजुअल या एचयूएफ टीडीएस नहीं काटेंगे? नहीं काटेंगे, लेकिन क्या लिखा हुआ है, इफ लास्ट ईयर टैक्स ऑडिट इज डन। अगर लास्ट ईयर किसी इंडिविजुअल या एचयूएफ का टैक्स ऑडिट हुआ है, टैक्स ऑडिट अगर हुआ है तो वो भी टीडीएस काटेगा। अब टैक्स ऑडिट कब होता है ये हम लोग पढ़ चुके हैं, आप मेरे प्रीवियस लेक्चर जो हैं उसमें जाके देख सकते हैं कि किसको टैक्स ऑडिट करवाना है, किसको नहीं करवाना है। अभी हम बात कर रहे हैं सेक्शन 194A की। तो अगर आप इंडिविजुअल हैं, एचयूएफ हैं, टीडीएस मत काटिए, लेकिन अगर लास्ट ईयर आपका हुआ है टैक्स ऑडिट तो फिर आपको भी टीडीएस काटना पड़ेगा, ठीक है सर। अगर आप पैसा दे रहे हैं किसको, पेई कौन है, रेसिडेंट, रेसिडेंट होना चाहिए, चाहे वो कॉर्पोरेट नॉन कॉर्पोरेट एसएससी हो चाहे डोमेस्टिक कंपनी हो, क्या होना चाहिए, रेसिडेंट। तो आप टीडीएस काटेंगे कितने परसेंट से, 10% से, ठीक है। अच्छा, तो यहां भी कोई एग्जम्पशन है तो हाँ, 5,000 या उससे कम का अगर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं कोई टीडीएस मत काटिए, ठीक हो गया। बैंकिंग के केस में क्या कह रहे हैं कि एग्रीगेट इंटरेस्ट पेड बाय बैंक, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, पोस्ट ऑफिस है, टाइम डिपॉजिट है, कोई डिपॉजिट है पोस्ट ऑफिस के साथ, तो अगर वो आपको इंटरेस्ट दे रहा है कितना, 40,000 या उससे कम, तो फिर वो भी टीडीएस नहीं काटेगा। और अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो 50,000 तक कोई टीडीएस नहीं कटेगा। तो इसीलिए अगर आपका कोई एफडी पे इंटरेस्ट मिल रहा है साल भर में और वो 40,000 से कम है
या कोई सीनियर सिटीजन है तो अगर इंटरेस्ट 50,000 से कम है तो कोई टीडीएस नहीं कटता है, कोई बैंक कोई टीडीएस नहीं काटेगा। सिंपल, ठीक है। अच्छा, पॉइंट्स क्या कह रहा है कि जो एग्जाम्पशन लिमिट है ना 40,000 50,000 वाली, ये कह रहा है कि ब्रांच वाइज कैलकुलेट करनी है। सही तो मजा आ गई। मजा कैसे आ गई? अब मैं क्या करूंगा कि मेरे शहर में एसबीआई की 2 अलग अलग ब्रांचें हैं। अगर मुझे पैसा जमा करना है, मैंने कहा यार साल भर में मुझे 80,000 का इंटरेस्ट मिलेगा, तो 80,000 तो 40,000 से ऊपर होता है यार, टीडीएस कट जाएगा। अब मैं क्या करूं? मुझे टीडीएस बचाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने शहर में 3 अलग अलग ब्रांच में एफडी डाल दूंगा और हर अलग अलग ब्रांच से मुझे कितना मिल रहा है, 20,000 कहीं से 30,000। ठीक है, अब क्या हो रहा है, तीनों ब्रांचों में 40,000 से नीचे है, कोई टीडीएस नहीं कट रहा है। मैंने दिमाग लगा लिया, क्योंकि क्या लिखा हुआ है कि जो लिमिट है 40,000 50,000 वाली, वो ब्रांच वाइज कैलकुलेट करनी है, ब्रांच वाइज। अगर मैं एक ही ब्रांच में एफडी करूंगा तो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा 60,000, जो 40,000 से ज्यादा है टीडीएस कट जाएगा। मैंने दिमाग लगाया, मैं क्या करूंगा, अपने शहर में 3 अलग अलग ब्रांच, एसबीआई की 3 अलग अलग ब्रांच में एफडी ओपन करूंगा, और फिर क्या होगा, तीनों से मुझे 20,000 मिल रहा है, 40,000 से नीचे है, कोई टीडीएस नहीं कटेगा। भाई मजा आ गई। लेकिन एक छोटा सा ट्विस्ट है। वो छोटा सा ट्विस्ट क्या है, लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट में, इफ सीबीएस इज अडॉप्टेड, यानी कि जिस बैंक में आप जा रहे हो एफडी करवाने, जहां पर आपकी एफडी है, वहां अगर सीबीएस है, सेंट्रलाइज बैंकिंग सिस्टम, यानी कि कंप्यूटराइज हो चुका है सब चीजें, तो वहां पर फिर ब्रांच वाइज नहीं, वहां होल बैंक, मतलब बैंक वाइज कैलकुलेट की जाएगी लिमिट। ये नहीं कि आपने अगर एक ही शहर में 4 ब्रांच में एफडी खोल दी, नहीं, बैंक वाइज। और मेरे फ्रेंड्स, आज के टाइम में इंडिया में कोई ऐसा बैंक नहीं है जहां पर सेंट्रलाइज बैंकिंग सिस्टम ना हो। सिंपल, ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। और ये जो लिमिट है, ये टाइम डिपॉजिट पे भी या फिर कोई रिकरिंग डिपॉजिट है उस पे भी एप्लीकेबल होगी। ठीक है फ्रेंड्स, सो अब हम चलते हैं आगे। फ्रेंड्स, ये कुछ वो केसेस हैं जहां पर अगर कोई इंटरेस्ट पे कर रहा है तो उसके ऊपर कोई टीडीएस वगैरह नहीं कटता है। इसको आप एक बार देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कह रहा है कि अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो 50,000 तक इंटरेस्ट तक पर कोई टीडीएस नहीं कटेगा। ठीक है, कोई अगर इंटरेस्ट, कोई लोन दिया गया है किसको, बैंक को, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिल रहा है उस पर कोई टीडीएस नहीं कटेगा। कोई पार्टनरशिप फर्म अपनी पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे करती है कैपिटल पर, कोई टीडीएस नहीं है। जो मेंबर होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के, उनको अगर अपनी सोसाइटी से इंटरेस्ट मिल रहा है, कोई टीडीएस नहीं है। अगर गवर्नमेंट इनकम टैक्स का रिफंड पे करती है, वो रिफंड जितना डिले होता है उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, उस पर भी कोई टीडीएस नहीं है। ठीक है, उसी तरह कोई इंटरेस्ट पे हो रहा है किसको, बैंक को पे कर रहे हो आप, किसी नेशनल जो स्किल डेवलपमेंट फंड होते हैं उनको पे कर रहे हो, कोई टीडीएस वगैरह नहीं है, जीरो कूपन बॉन्ड वगैरह। अगर आपका कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, कोई कॉम्पनसेशन मिल रहा है, उस पर कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, कोई टीडीएस नहीं है। तो इसको अब एक बार आप देख लीजिएगा, मोटा मोटा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वो केसेस है जहां पर टीडीएस वगैरह काटने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अब हम फ्रेंड्स देखते हैं अगला सेक्शन, जो कि है सेक्शन 194B, लॉटरी वगैरह पर टीडीएस कब तक, मतलब जो लॉटरी वगैरह कोई पे करते हैं तो उसकी जो विनिंग होती है लॉटरी की, उसके ऊपर टीडीएस कब डिडक्ट किया जाता है। वैसे तो इंडिया में लॉटरी बहुत जगह पर तो एप्लीकेबल है ही नहीं, लीगल है ही नहीं। आई थिंक मुझे उतना भी नहीं पता, शायद वेस्ट बंगाल में आज भी लीगल है, वेस्ट बंगाल वगैरह में लॉटरी वगैरह आज भी है। तो जिस भी स्टेट में लॉटरी वगैरह है, वहां पर अगर जब विनिंग जो लॉटरी से कोई जीतता है, 1 लाख 2 लाख 1 करोड़ को जीत गया, तो क्या उस पर भी टीडीएस कटेगा? तो यस। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर मेरे वीडियोस से आपको लग रहा है कि आपकी नॉलेज में कुछ इंप्रूवमेंट हो रही है, आपके करियर में कोई हेल्प मिल रही है, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ और अपने जो फ्रेंड्स हैं उन तक शेयर भी करो। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही कहना चाहूँगा। तो अब हम देखते हैं कि लॉटरी के ऊपर टीडीएस किस रेट से कटता है। तो जितनी भी आपकी विनिंग है लॉटरी से, उस पर फ्लैट 30% से टीडीएस कट जाएगा। अगर आपने 1 लाख रुपए जीता तो आपके हाथ में कितना आएगा? ओनली 70,000 ही आपके अकाउंट में आएगा।
30% TDS कट जाएगा। हाँ, अगर आपने जीता है कुछ लॉटरी से और वो 10,000 या उससे कम है तो कोई TDS नहीं कटेगा, तब तो कोई TDS नहीं कटेगा। अच्छा, उसमें क्या होता है कि जब आप कोई लॉटरी से कुछ जीतते हो तो सबसे पहले क्या होता है, टैक्स पे किया जाता है। विनर शैल पे टैक्स फर्स्ट। उसमें क्या होगा, आपने 1 लाख रुपए जीता तो 1 लाख रुपए आपको कब मिलेगा, जब आप 30,000 रुपए टैक्स पे कर दोगे। टैक्स पे करो, उसका प्रूफ दिखाओ, विनिंग अमाउंट लेके चले जाओ। उसी तरह हॉर्स रेस वगैरह है ना, हमने मूवी देखी है, कौन सी मूवी मुझे याद नहीं आ रही है, सैफ अली खान की थी ना, रेस टू में वो लोग मतलब हॉर्स रेस पे पैसा सा लगाते हैं। तो अगर वहां पर कोई जीतता है हॉर्स रेस से तो विनिंग की जो अमाउंट है वो कब मिलेगा, पहले टैक्स का पैसा पे करो, प्रूफ दिखाओ, पैसा लेके जाओ, ये होता है। ठीक है, तो ये होता है विनिंग फ्रॉम लॉटरी 30% TDS। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा जो अदर सेक्शंस हैं, अभी काफ़ी सेक्शंस बचे हुए हैं, वो हम कवर करने वाले हैं अपने अगले वीडियोस में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और रिवाइज करते रहें फ्रेंड्स। जितनी भी चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी हैं उसको बार बार रिवाइज करिए। जितना ज़्यादा आप रिवाइज करोगे कॉन्सेप्ट को, चीज़ें उतनी ज़्यादा आपके दिमाग में बैठती जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसा नहीं है कि बस आपने वीडियो एक बार देख लिया और भूल गए, नहीं, एक एक वीडियो को आप 2-2 बार देखिए, 3-3 बार देखिए। जितना आप काम कर रहे हैं, कान में ईयरफोन लगाइए, काम करते रहिए। बाइक चला रहे हैं, नहीं बाइक चलाते समय नहीं, सॉरी, बाइक चलाते समय नहीं, अगर आप वॉक कर रहे हैं, कहीं टहल घूम रहे हैं, या आप घर पर हैं कुछ काम कर रहे हैं, तो कान में हेडफोन लगाइए और सुनते रहिए। इससे क्या होगा, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।